हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी को स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर की हम सीरीज़ चला रहे हैं यहाँ पे साइंस के। जो लास्ट टाइम ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसकी साइंस को कवर कर रहे हैं। तो 20 तारीख को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के, उसके 25 क्वेश्चन को लेंगे, अच्छी तरीके डिटेल से डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह सब ले लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, 1 किलोग्राम की कोई वस्तु को 10 मीटर तक की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्वबल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पर जो है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो वर्क किया जाएगा वो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये कितना होगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है। आप एक चीज़ याद रखोगे, कभी भी चीज़ को ऊपर उठाया जाता है तो नॉर्मली वर्क तो वो ज़ीरो होगा, मगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका वर्क कहलाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे तो इजीली आपको क्या करना है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। बहुत आसान है। जब आगे की तरफ धक्का देंगे ये पीछे की तरफ, तब आपको हमेशा जो है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला लगाना है। गतिज ऊर्जा, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला होता है आपका mgh। जब भी हाइट की बात आएगी आपको ये फॉर्मूला लगाना है mgh। यहाँ पे m जो होता है ये मास होता है, ठीक है। g जो होता है ये ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी, ठीक है। और h जो होती है हमारी ऊंचाई यानी हाइट होती है, ठीक है। यहाँ पर मास कितना दे रखा है, मास जो आपका दे रखा है कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम की चीज़ है, 1 किलोग्राम। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो -9.8 लिख दूंगा यहाँ पे। ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, 10 मीटर तक लिख दूंगा। 10 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -9.8 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -98। जब भी वर्क की बात करेंगे तो ये हमेशा जूल में आता है, तो कितना हो जाएगा, -98 जूल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो जब तरल अवस्था की बात चल रही है तो ये कैल्शियम तरल अवस्था में नहीं पाया जाता, ना ही हीलियम। ब्रोमीन और पारा तरल अवस्था में पाई जाती है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धातु कौन सी ऐसी मेटल है, ठीक है। तो पारा हमारा जो होता है धातु होती है, और जो ब्रोमीन होती है यह धातु होती है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में धातु पूछी थी इसलिए आंसर पारा हो जाएगा। अगर वो पूछता है कौन सी अधातु है तो ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं ना, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। यहाँ पर ये भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं तो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स दैट हैव सिमिलर मास नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो क्या कहलाया जाएगा। देखो इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं आपको ढंग से यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होता है, जब ये बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या। जब ये एटॉमिक नंबर जब बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तब क्या कहलाया जाता है, तब हमेशा आइसोटोप कहलाया जाता है। आइसोटोप, ठीक है। समस्थानिक, समस्थानिक कहते हैं उसको, आइसोटोप कहलाता है। ये सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या होती है। जब परमाणु का, परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं, परमाणु द्रव्यमान, तब क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है तब हमारा क्या होता है, संभारिक होता है, संभारिक। तो ये जो होता है ये आइसोबार होता है, ठीक है, आइसोबार। और यहाँ पर ये क्या होता है हमारा, ये आइसोटोप होता है, ठीक है, आइसोटोपिक। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती। द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु का द्रव्यमान संख्या, ये वाली परमाणु की द्रव्यमान संख्या यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, संभारिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी आइसोबार, ठीक है, आइसोबार यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गए यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। संभारिक हो जाएगा जब वो सिर्फ पूछता कि एटॉमिक नंबर के बारे में पूछता, तब आपका समस्थानिक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा मिश्र धातु टीन से बना होता है, कौन सा जो है टीन का अलॉय जो है कंटेन करता है टीन को। तो कल भी उस क्वेश्चन के बारे में बताया था कि सोल्डर हमारा जो होता है, सोल्डर वो आपका लेड प्लस टीन का बना होता है, ठीक है, लेड और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधे के फाइलम जो होता है, फाइलम वो क्या करता है, बहुत बार बता चुका हूँ पहले भी। फाइलम, फा से फाइलम होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फाइलम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो आगे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ये वाला। 25 डिग्री की हवा पर
ध्वनि की गति क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड बतानी है अगर टेम्परेचर जो है 25 डिग्री है। तो आपको सिर्फ इसको भूल के एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी 20 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड होती है वो 343 मीटर पर सेकेंड होती है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसके बाद आपको कुछ नहीं याद करना, उसके बाद वो कुछ भी पूछता है आप आराम से निकाल लोगे। बस आपको ये याद रखना है कि हर एक डिग्री पर 0.6 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड बढ़ जाती है हर एक डिग्री पर। अब देखो कितना आसान है इसको करना। यहाँ पर क्या बोला है 25 डिग्री, 20 डिग्री का आपको पता है हर एक डिग्री पर 0.6 बढ़ रहा है, तो 5 डिग्री पर कितना बढ़ेगा, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 343 यहाँ पर होता है, इसमें ऐड अगर कर दें हम 3 तो कितना हो जाएगा, 346 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा 25 का। क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर वो यहाँ पर 25 डिग्री की जगह 30 डिग्री बोला होता तब क्या करते। देखो आपको पता है 20 डिग्री का तो पता है 343, ठीक है, 10 डिग्री का आप निकाल सकते हो 0.6 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 30 डिग्री का आप आराम से निकाल लोगे, 343 प्लस यहाँ पर कितना है 6 डिग्री तो कितना हो जाएगा 349 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। आगे एग्जाम्स में कुछ भी पूछता है इससे रिलेटेड तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है गुरुत्व का स्थिरांक कितना होता है, जो कैपिटल वाला जो जी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपिटल जो वैल्यू होती है ये हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर करके होती है और अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर होती है। ठीक है, बड़ा वाला जो जी होता है इसकी डायरेक्ट वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, स्मॉल जी की तो मैंने आपको बताई थी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या बोल रहा है, हाइड्रो प्लस कार्बन, उसका दहन हो जाता है। अब आपको फॉर्मूला पता है, हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हाइड्रोजन का पता है आपको H2O होता है। ठीक है भाई, पानी जब अलग हो जाता है दहन हो रहा है यहाँ पर, और कार्बन का जब हो रहा है तो CO2 हो जाता है। बस बन गया, इसका दहन हो जाता है, क्या निकलता है, ठीक है, बी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 एम्पियर का विद्युत धारा है, ठीक है, 2 एम्पियर, इफ द 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज केप्ट एट ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, ठीक है, 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग एट 1 मिनट। 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बतानी है, चार्ज बताना है यहाँ पे, चार्ज। ठीक है, चार्ज बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रतिरोध से कुछ मतलब नहीं होगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, हमें पता है हमारा जो करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारा करंट कितना दे रखा है 2, ठीक है, 2 एम्पियर करंट दे रखा है, बहुत आसान है। उसके बाद हमारा जो Q चार्ज है वो हमें पता ही नहीं है, चार्ज निकालना है हमें यहाँ पे, चार्ज, मगर टाइम हमें पता है, टाइम कितना दे रखा है 6 दे रखा है टाइम, तो चार्ज मेरा आ जाएगा, जब मैं 60 की मल्टीप्लाई करूँगा 2 × 60 कितना आ जाएगा 120, यहाँ हमारा आ जाएगा चार्ज। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुक्त रूप से गिरने पर, ठीक है, कोई भी जो है फ्री फॉल बॉडी गिरती है, मान लो आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट अचानक से टूट जाती है, ठीक है, तो बॉडी क्या होती है, फ्री फॉल हो जाती है, बिल्कुल ही मुक्त रूप हो जाता है, लिफ्ट टूट गई। अब क्या होगा उस सिचुएशन में, आपकी जो बॉडी होगी यानी जो पिंड होगा, ठीक है, कोई भी, उसकी पोजीशन क्या रहेगी इन चारों में से। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा क्या होता है, वेटलेसनेस हो जाती है, कि वेट पता नहीं लगा सकते, भारहीनता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो द्विखंडन में तो क्या होता है, एज इट इज वही बन जाता है। पुनर्जन्म जो होता है इसमें क्या होता है, दोबारा चीज को ठीक किया जाता है आगे चल के, मगर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में पाई जाती है, लैंगिक जनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्केलेनकाइमा जो होता है, स्केलेनकाइमा जो होता है उसकी कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है वो क्यों मोटी क्यों होती है। ठीक है, तो सेल वॉल में मेजरली 2 चीजें होती हैं इनके, लिग्निन और सेल्यूलोज, मगर सेल्यूलोज भी होता है और लिग्निन भी होता है, मगर जो अगर पूछा जाए कि स्केलेनकाइमा की वजह से क्यों मोटी होती है, ठीक है, तब इसका आंसर लिग्निन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कार्य का मान धनात्मक हो, वर्क जो है वो पॉजिटिव है, आपका वर्क पॉजिटिव है, किस निकाय पर कार्य हो रहा है, तो उसकी एनर्जी बतानी है। इतना सिंपल है,
वर्क पॉजिटिव है, आगे की तरफ धक्का दे रहा हूँ, ठीक है। वर्क नेगेटिव होगा, पीछे की तरफ धक्का दूंगा। वर्क जीरो होगा, ऊपर की तरफ उठा लूंगा। तीन ही सिचुएशन होती हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ या ऊपर उठाना। जीरो होगा या फिर आगे की तरफ जाएगा। अभी क्या पूछ रहा है कि मान जो है इसका पॉजिटिव है, धक्का आगे की तरफ दे रहे हैं, तो क्या होगा, एनर्जी में कमी आएगी? नहीं भाई, कमी तो नहीं आएगी जब आगे की तरफ धक्का देंगे। एनर्जी का मान जीरो हो जाएगा? नहीं। ऊपर की तरफ उठाने में जीरो होता है, चेंजेस कुछ नहीं आएगा? नहीं भाई, चेंज तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना। क्या चेंज आएगा? उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होने लगेगी जब उसका पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाला जनन कोशिकाओं को क्या कहलाता है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है? मादा युग्मज इसका आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। आगे चलते हैं। यदि एक कार 2000 जूल का उपयोग करती है तो इसका उत्पादन 500 जूल है, तो कार की दक्षता क्या होगी? ठीक है, एफिशिएंसी पूछी गई है कार की। 2000 जूल यूज करती है, आउटपुट 500 देती है। सिंपल क्वेश्चन है, आउटपुट 500 दे रही है, किस चीज़ का? 2000 उसकी पूरी कैपेसिटी है, 2000 यूज कर सकती है, 500 की आउटपुट है 2000 पे। ठीक है, परसेंटेज में ऑप्शन दिए गए हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट का साइन लगा दो। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 2 से काटोगे यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 5 से काटोगे तो नीचे 4 आ जाएगा, 4 से काटोगे तो ऊपर 25% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, HCl। बहुत इजी क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी, अभी तो क्वेश्चन किया था इससे रिलेटेड हमने। स्थिर ऊर्जा क्या होती है? मैंने बताया था, जब भी हाइट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा, जब भी हाइट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना आपको, mgh। ठीक है, MDH नहीं है यहाँ पर, mgh है ये। ठीक है, m से होता है मास, ठीक है, द्रव्यमान जो होता है द्रव्यमान, g से ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है गुरुत्व से हाइट होती है। ठीक है, ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ताप पर प्रभाव आधारित नहीं है? ठीक है, थर्मल इफेक्ट पूछा गया। थर्मल इफेक्ट कौन सा नहीं है इनमें से? तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं तो अब फुल मार्क्स नहीं आएंगे तो इसमें क्या आएगा? ठीक है, और नेक्स्ट टाइम भी ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन। देखो ध्यान से पढ़ना होता है। साइंस के क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आंसर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। उसमें पूछ क्या रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत के ताप पर, ठीक है, ताप पर प्रभाव पर आधारित नहीं है? गर्म कौन सा नहीं होता है? इलेक्ट्रिक आयरन। क्या ये गर्म नहीं होती? गर्म होती है। ठीक है भाई, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसने तो पूछा आधारित नहीं है, क्योंकि ये तो आधारित है। उसके बाद टोस्टर, जो टोस्ट करते हैं, ये गर्म नहीं होता भाई, ये गर्म हो गए तो काम करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। केतली, केतली तो काम तभी करती है जब गर्म होगी। ठीक है, ठंडी होगी तो फिर केतली क्या रह जाएगी? ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक जो बैल होती है, हमारे जो घर की बैल होती है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक काम नहीं है कि गर्म ही होना है इसको तभी वो काम करेगी। ठीक है, इस पे आधारित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक बेल। मेंडलीव की आवर्त सारणी को क्षैतिज जो स्तंभ होते हैं, ठीक है, क्षैतिज स्तंभ, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं इस तरीके से जो होते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरीके से बने हुए। तो जो लंबवत होते हैं ये वर्टिकल, ये आपके तो ग्रुप होते हैं, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप होते हैं ये वाले। और इस तरीके से जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? पीरियड होते हैं ये। ठीक है, आवर्त जिसे बोलते हैं, आवर्त। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि इस तरीके से जो होते हैं आवर्त सारणी में वो क्या होते हैं? वो आपके आवर्त होते हैं, पीरियड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों का उच्च घनत्व वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? इजी क्वेश्चन है। देखो इको तो क्या होता है? इको प्रतिध्वनि क्या होता है? इको का मतलब क्या होता है कि गूंजना, गूंज होती है। देखो कोशिश ये करा करो साइंस में, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। जीएस में आपको आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर आपको नहीं आता तो एटलीस्ट आप कोशिश करो कि एलिमिनेट कर सको। ठीक है, कोशिश ये करनी है कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सको, ताकि आप, बाकी सब तो पता होना चाहिए ना आपको। इको क्या होती है? गूंज होती है? नहीं होता। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का तो मतलब होता है अपनी सिचुएशन को चेंज कर लेना, लाइट चेंज जो करती है, ठीक है, एंगल अपना, तो ये भी नहीं हो सकता। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? कंपन करना। इससे तो कोई रिलेटेड ही नहीं ना, घनत्व क्षेत्र से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या होता है? संपीड़न। ठीक है, संपीड़न ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीन होते ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट नहीं है इसमें, तो हीलियम, कॉपर, ऑक्सीजन, तीनों के तीनों एलिमेंट है, तत्व हैं, पता है हमें, पानी का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक बना हुआ है, ठीक है, द्रव्यमान और सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, 45 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 520 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ मास कंसंट्रेशन, ठीक है, द्रव्यमान की गणना करनी है सांद्रता के संदर्भ में। सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको इसको दो तरीके से समझा दूंगा, एक मैथ्स के तरीके से समझ लो, एक साइंस के तरीके से। देखो मैथ्स के तरीके से क्या, ये बोल रहा है बस कि प्रॉफिट जो है वो आपका 45 है, ठीक है, प्रॉफिट 45 है, और यहाँ पर आपका सीपी समझ लो कि ये 520 दे रखा है इसने 520, और अब इसने बोला है कि एसपी जो है सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस पे आपको बताना है कि प्रॉफिट कितना चल रहा है। ये तो होता है मैथ्स के तरीके से, प्रॉफिट 45 है, सीपी ये दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इन दोनों में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 565, ठीक है। और इसने बोला जो प्रॉफिट का जो रेशियो मतलब परसेंटेज है वो आपको सेलिंग प्राइस पे बताना है। ये तो हो गया मैथ्स के लॉजिक में। कैसे निकालोगे, P/SP इंटू 100 यही होता है, ठीक है, 45 बटे 565 गुणा कर देंगे 100 से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, बिल्कुल मैथ्स का बेसिक चीज़ समझा दी मैंने। नेक्स्ट तरीका साइंस के तरीके से समझ लेते हैं। ये बोल रहा है 500 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है। तब इसमें क्या बोल रहा है, ये बनने के बाद जो मिश्रण मिलेगा ना, जैसे 520 तो अवेलेबल है, अब ये बोल रहा है 45 ग्राम उसमें डाल दिया, कितना हो जाएगा 565 बन चुका है अभी ये 565, क्योंकि 45 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 45 ग्राम ऐड करने के बाद वो जो 45 ग्राम की वैल्यू है उसका परसेंटेज इस पर कितना होगा, बस, और कुछ नहीं बोल रहा। यानी 45 को आप जब डिवाइड करोगे 565 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से और परसेंटेज का साइन लगा दोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसको काट के देखते हैं, 5 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 से काटेंगे 9 बार, इसको 5 से काटेंगे तो 1 और 3 बार जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 900 डिवाइडेड बाय 113। जब इसको काटना आप शुरू करोगे तो कितना जाएगा आप पूरा, तो ये लगभग 8 के आसपास आ जाएगा, 8 के आसपास लगभग आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 7.96%। 113 को काटोगे यहाँ पे तो लगभग 8 के आसपास आएगा, और 8 के आसपास ऑप्शन नंबर ए है 7.96%, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं आपके। इजी क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चंस थे पेपर में जो आए थे, इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो जल्दी से जल्दी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई क्वेश्चन तो उसको एलिमिनेट करके कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल तो सबसे ज़्यादा इजी होते हैं, अगर आपको इसको एक बार समझ लो। जो ये सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो न्यूमेरिकल तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।